तो हेलो स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डियर हम पढ़ रहे हैं जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है और ये क्लास 11th का चैप्टर है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं डियर। तो हमने आपको IUPAC नाम लिखना सिखा दिया है, हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 और sp3 को सिखा दिया है, हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया है। तो डियर अब हमारा टॉपिक जो आज का है वो है आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। तो आज डियर हम समावयवता पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। समावयवता, तो डियर समावयवता को कहते हैं इंग्लिश में आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हमें समावयवता का मीनिंग समझना है कि आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है फार्म। ठीक है, तो ऐसे दो कंपाउंड जिनके जो है फार्म क्या हो, आपस में सेम हो, वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं या समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, और इनका यह गुण क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं, परंतु उनके संरचना सूत्रों में भिन्नता होने के कारण, संरचना सूत्रों में भिन्नता होने के कारण उनके गुणों में भिन्नता होती है। ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी तथा यह परिघटना समावयवता कहलाता है। तो डियर, जो हमारा आइसोमेरिज्म या समावयवता का जो परिभाषा है वो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में क्या हो, समान हो, सेम हो, परंतु उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचना सूत्रों में डिफरेंस हो, भिन्नता हो। ठीक है, तो इसके कारण जो है उनके गुणों में भी क्या हो, भिन्नता हो। ठीक है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स या समावयवी कहलाते हैं, तथा यह परिघटना क्या कहलाती है, उसका आइसोमेरिज्म या समावयवता कहलाती है। ठीक, अब डियर हम समझेंगे ये जो आइसोमेरिज्म होता है इसको हम कैसे समझें। तो एक एग्जांपल से हम आपको इसको समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया है C2H6O। ठीक है, ये आपका क्या है, C2H6O, ये क्या है, आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका अणुसूत्र संरचना है या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले से देखिए दो संरचना बन सकती है, दो स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकता है। एक तो बन सकता है C2H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, और दूसरा बन सकता है CH3OCH3, इसका नाम है डियर डाई मेथिल ईथर। तो यहां से आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि यहां पर देखिए आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था, देखिए एक ही है C2H6O। यहां देखिए दो कार्बन 5 1 6, तो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ भी है। देखिए दो कार्बन तो 1 2, तो दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन 3 3, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो दोनों के डियर क्या है, आपके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दोनों C2H6O है, बट इनका जो है जो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने बनाया है, देखिए ये एथिल एल्कोहल बन गया और ये डाई मेथिल ईथर बन गया। ठीक है, अब इनके जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर ईथर जो है फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो दोनों के देखिए यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप में भिन्नता आ गई। तो जब इनके फंक्शनल ग्रुप भिन्न भिन्न हो गए, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो गए, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, अब ये डियर जो दोनों कंपाउंड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, यही डियर कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, या इनको हम हिंदी में कहें तो समावयवी। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ठीक है, ये एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, समावयवी हैं। ठीक है, और इनका ये फिनोमेना, ठीक है, ये जो फिनोमेनन है ये डियर क्या कहलाता है, ये परिघटना क्या कहलाता है आपका, ये आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर कट जो है एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, समान हो, बट का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस होने के कारण उनके गुणों में, उनके प्रॉपर्टी में क्या आ जाए, भिन्नता आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स या समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तथा इनकी यह परिघटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है या आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से आप इसकी परिभाषा को क्लियर कट समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इस एग्जाम्पल को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको परिभाषा जो है अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो डियर जो आइसोमेरिज्म होता है यह दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसे। जो डियर पहला इसका पार्ट है इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या इसको हिंदी में यदि हम कहें तो कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। इसका पहला प्रकार है ये। और डियर जो इसका दूसरा प्रकार है इसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यदि इसे हम हिंदी में समझें तो इसे त्रिविम समावयवता कहते हैं। अब डियर हम इसके पहले प्रकार को देखेंगे। तो डियर जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये फर्दर डिवाइडेड बाय 5 पार्ट। ठीक है, एक ट्रिक है, लिख लीजिए CPMTF। ठीक है, CPMT एक परीक्षा होती थी और उसी में F आपको और जोड़ देना है, ये ट्रिक है। तो C से क्या है, इसे कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो डियर इसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला समावयवता। समावयवता। ठीक है, P से क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, या हिंदी में इसे समझें स्थान समावयवता। EM से डियर होता है आपका मेटामेरिज्म, इसे हिंदी में समझें मध्यावयवता। T से डियर है आपका टाटोमेरिज्म, इसे कहते हैं हिंदी में चलावयवता। और लास्ट में है डियर F से होता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसे कहते हैं हिंदी में क्रियात्मक समावयवता। तो ये आपके डियर स्ट्रक्चरल फार्मूला के जो प्रकार है कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 प्रकार है। कौन कौन, चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता, दूसरा है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता, तीसरा है मेटामेरिज्म या मध्यावयवता, और चौथा है आपका टाटोमेरिज्म या चलावयवता, और लास्ट में आपका है फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, अब ये आपके 5 प्रकार हैं। अब एक एक करके इसको हम समझ लेते हैं। तो डियर देखिए श्रृंखला समावयवता, इसके नाम से क्लियर है कि ये ऐसे जो है संरचनात्मक सूत्र वाले यौगिक होते हैं जिनके केवल चेन में डिफरेंस होता है। किसमें, चेन में। कैसे, जैसे एग्जांपल से हम समझें, ये लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये डियर है आपका ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है। तो डियर ये जो ब्यूटेन आपका है इसको देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, अब देख लेंगे हम, देखिए इसकी बैलेंसी क्लियर है कि नहीं, 3 1 4, तो इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 और 4, तो इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट है।
3 1 4 इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है, 3 1 4 इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है। तो देखिए 4 कार्बन पहले वाले में भी हैं, 4 कार्बन दूसरे वाले में भी हैं, परंतु डियर ये देखिए आपका स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाया है ब्यूटेन, और इसका डियर नाम है 1 2 3। इसका नाम क्या हो गया? 2 पे देखिए मेथिल लगा है तो हो जाएगा 2 मेथिल, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो आपका हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। तो आपके कार्बन की संख्या सेम है, ठीक है, जितने भी आपके संरचना सूत्र हैं क्या है, समान है, परंतु क्या है उनके चेन में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ देखिए एक चेन आ गया, एक श्रृंखला आ गई। तो जब ऐसे यौगिक मिले जब आपको जिनके चेन में क्या हो, डिफरेंस हो, तो आप कहेंगे उसको श्रृंखला समझौता या चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब हम दूसरे को समझेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समझौता। जैसे डी लिखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये है डियर 1 ब्यूटीन, देखिए 1 2 3 और 4। 1 पे क्या लगा, इन लिखा है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, इसका नाम है IUPAC नाम। अब डियर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। यहाँ यदि हम इसका काउंटिंग करें 1 2 3 4, ठीक है, इसका नाम क्या है 2 ब्यूटीन, ठीक है। देखिए इनका स्थान यानी इन का स्थान बदल गया है। पहले में देखिए जो इन लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, पहले कार्बन पे लगा है, और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो गया है, ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे लग गया है ना। तो यहाँ पर पोजीशन में क्या है, डिफरेंस है, ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है। तो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन में क्या है, डिफरेंस होने की वजह से ये आपका स्थान समझौता होता है। जबकि इसके कार्बन क्या है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है, बट इसके पोजीशन में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगा है पहले कार्बन पे है, और दूसरे वाले में ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे लग गया है। तो इसके स्थान यानी पोजीशन में क्या है, डिफरेंस हो गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, पोजीशन आइसोमर्स या आपका स्थान समझौता कहते हैं। तो डियर जो हमारा अगला आइसोमेरिज्म है ये है मेटामेरिज्म, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। अब मान लीजिए ये दिया गया है आपका CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है। इसका नाम है डियर, अगर इसका हम कॉमन नेम देखें तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर। देखिए यहाँ पर भी एथिल है, यही यहाँ पर भी एथिल है, तो ये हो गया डाई एथिल ईथर, या IUPAC नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी ईथेन, ठीक है। तो यहाँ से आपका नाम क्या हो गया, डाई, ठीक है, डाई एथिल ईथर है। अब इसको हम एक नए तरीके से भी क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH2O CH3, ठीक है। अब इसका यदि हम IUPAC नाम लिखे डियर तो हो जाएगा मेथॉक्सी 1 2 3, तो हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो गया, मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया इसका नाम। अब यहाँ पर देखिए जो ईथर समूह है, देखिए दोनों कार्बन के क्या है, यहाँ पर 4 कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीचों बीच में स्थित है, और यहाँ देखिए 3 कार्बन एक किनारे पे हो गए और एक कार्बन एक किनारे पे हो गया, और उसके बीच में यहाँ पर ईथर समूह आ गया है। तो यहाँ देखिए ईथर का जो पोजीशन है ये क्या है आपका, इसके मध्य में जाने के कारण यहाँ पर देखिए किनारे पर है, और पहले वाले में क्या इसके मध्य में आ गया है। तो मध्य में आने के कारण ये क्या दिखा रहा है, मध्यावयवता दिखा रहा है, या इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। तो आपको समझना है कि जितने भी ईथर कंपाउंड्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो मेटामेरिज्म या मध्यावयवता दिखाते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको जो है एग्जाम्पल से समझा दिया कि यहाँ पर देखिए जो ईथर है ये किनारे पर है और दूसरे वाले में मध्य में आ गया है, ठीक है। तो जब ऐसे संरचना आपको दिखे तो इसको आप क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। और देखिए जो मेटामेरिज्म होता है वो पोजीशन भी होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए आपका पोजीशन पहले कार्बन के बाद है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 कार्बन के बाद ईथर समूह है, तो इसका पोजीशन भी चेंज हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो मेटामेरिज्म होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म दोनों रखता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर जो अगला प्रकार है इसका नाम है टाटोमेरिज्म या चलावयवता। तो डियर मान लीजिए ये दिया गया है CH3 CH2, या ऐसे समझें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका नाम है एसीटोन, या इसका नाम है 2, ठीक है, 2 प्रोपेनोन। देखिए 2 पर क्या लगा है, कीटोन समूह लगा है, तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका जब IUPAC नाम लिखते हैं तो उसको ओन लिखते हैं। तो दूसरे वाले कार्बन पर ओन समूह, कार्बन कितना 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन में नोन लग गया,
तो हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। ठीक है, ये IPAC नाम है और साधारण नाम इसका क्या है, एसीटोन है। तो ये डियर एसीटोन है। जब ये टाटोमर्स हो जाएगा तो ये देखिए क्या बना सकता है, ये बांड टूटा, इस पर गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो पुनः ये जो बन जाएगा CH3 CHOH CH3। तो ये डियर क्या बन गया, ये बन गया आपका 2 प्रोपेनॉल कह लीजिए या प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू आल, क्योंकि OH को जब हम IPAC नाम लिखते हैं क्या लिखते हैं, आ लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए केटोन समूह जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या हुआ है, इसका टाटो हुआ है, ये चला है, और यहाँ से देखिए डबल बांड किस में कन्वर्ट हुआ, OH में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ से जब यहाँ से कीटोन समूह OH समूह में जो है क्या हो जाए, बदल जाए, तो इसको कहेंगे आप टाटोमेरिज्म या चलावयवता कहते हैं। ठीक है, अब डियर जो हमारा लास्ट वाला है आइसोमेरिज्म, इसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए आपका हमने एग्जांपल पहले ही दिया है, C2H6O लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका बन गया C2H5OH, इसको दारू या एथिल एल्कोहल कहते हैं, ये है आपका एथिल एल्कोहल। और यहाँ पर डियर देखिए आपका हो जाएगा CH3OCH3। ठीक है, तो पहले में देखिए OH समूह है क्रियात्मक समूह और दूसरे में ईथर क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर क्या है, इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम है, परंतु उसके फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर क्या है, भिन्नता है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं या फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर दिया देखिए कंफ्यूजन मत पालिएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप कहेंगे यहाँ सर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए, तो क्या हुआ है, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, ऐड होगा, फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन की कमी है उसको कंप्लीट कर लेगा। यानी आपको यहाँ से समझना है कि ये कीटोन किस में, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी बात को क्या कहा जाता है, टाटोमेरिज्म कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लियर कट समझ गए होंगे। अब हम इसके दूसरे प्रकार को समझेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। तो डियर जो हमारा दूसरा प्रकार है इसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समझौता। यह भी जो है फर्दर डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स। जो डियर आपका पहला पार्ट होता है इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या इसको हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। और जो डियर दूसरा प्रकार है इसे कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। अब पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। तो डियर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है इसमें किसी sp2 कार्बन पर जो है डबल बांड के क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर C डबल बांड C लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए A लिखा है, यहाँ पर आपका B लगा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाए, A हो जाए, यहाँ पर B हो जाए। और देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर यदि हम संकरण को देखें, हाइब्रिडाइजेशन को देखें, तो देखिए एक सिग्मा एक पाई एक बांड सिग्मा होता है, आपको पता ही है कि पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो डियर इस कार्बन के आजू बाजू में देखिए 1 2 3 3 सिग्मा है, तो जब 3 सिग्मा होता है किसको कहते हैं, sp2। ठीक है, तो ये भी sp2 और ये भी sp2। तो डियर ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है, इसमें हमेशा 2 कार्बन के बीच में डबल बांड होना चाहिए, ठीक है, और डबल बांड के दोनों sp2 कार्बन के पास जो अटैचमेंट समूह है, जो अटैचमेंट ग्रुप है, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंस होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए A और B क्या है, भिन्न है, अलग अलग है, यहाँ भी A और B क्या है, अलग अलग है। तो यदि दोनों sp2 डबल बांड के दोनों sp2 कार्बन से जो समूह जुड़ा होता है, अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है, तो ऐसे यौगिक क्या दिखाते हैं, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ और भी जान लेनी जरूरी है कि डियर जो ज्यामितीय समावयवता होता है ये 2 प्रकार का होता है, सिस और ट्रांस। अब सिस ट्रांस क्या है, जैसे मान लीजिए आपका यही दिया गया है C डबल बांड C, ठीक है, यहां पर आपका ये है, तो ये डियर क्या है, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। देखिए बी बी क्या है, एक तरफ है, ए क्या है, एक तरफ है। ठीक है, तो जब आपको समूह एक तरफ नजर आए, ठीक है, तो इसे कहेंगे सिस फार्म, ठीक है, या इसे कहते हैं सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। तो सिस फार्म को सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड यानी समान ग्रुप जो है एक ही दिशा में उपस्थित जब होते हैं तो उसे कहते हैं सिस फार्म। ठीक है, यदि हम ट्रांसफार्म को देखें तो देखिए एक भाग को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, दूसरे भाग को क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से बन सकता है, ये हो जाएगा आपका, उधर चला गया B और ये नीचे आ गया A,
और ये जैसे का तैसा रहेगा ए और बी। अब देखिए यहाँ से ये ए और ए क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और बी दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो जब ए और बी क्या हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तो उसे कहते हैं ट्रांसफार्म। क्या कहते हैं, ट्रांसफार्म। ठीक है, ऐसे कहते हैं सेम ग्रुप ऑन दी अपोजिट साइड, ऑन दी अपोजिट साइड। ठीक है, तो यहां से सेम ग्रुप ऑन दी सेम साइड जब होते हैं तो उसे सिस फार्म, और यहां पर जब सेम ग्रुप ऑन दी अपोजिट साइड होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफार्म कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्यामितिकल आइसोमेरिज्म को आप समझ लेंगे। ठीक है, एक बार हम अगेन रिपीट कर दे रहे हैं कि ज्यामितीय समझौता में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो डियर, जब किसी भी समूह में डबल बॉन्ड के अगल बगल sp2 कार्बन से जो समूह जुड़े हों, अगर वो दोनों भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ज्यामितीय समझौता जो है ये शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस को कहते हैं सेम ग्रुप ऑन दी सेम साइड, तथा ट्रांसफार्म को कहते हैं सेम ग्रुप ऑन दी अपोजिट साइड। ठीक है, अब यहां से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान ली लिखा है सी डबल बॉन्ड सी, यहां लिखा है ए, यहां लिखा है AB, और यदि पूछे कि बताइए ये GI प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ देखिए दोनों क्या है, सेम है। तो जब sp2 कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह सेम हो जाएं तो कभी भी GI शो नहीं करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब इसके दूसरे प्रकार को देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या इसे प्रकाशिक समझौता कहते हैं। तो डियर, ये प्रकाशिक समझौता जो होता है, इसको समझने के लिए आपको कायरल कार्बन को समझना होगा। अब ये कायरल कार्बन क्या है, या इसको कहते हैं, एक पॉइंट होता है किरलिटी कहते हैं, किरलिटी या कायरलिटी। ठीक है, ये कायरलिटी क्या है, जब डियर किसी भी कार्बन से चारों समूह क्या हो, जुड़े हुए चारों समूह क्या हो, जब भिन्न भिन्न हो, ABCD, यहाँ चारों क्या है आपको देखिए डिफरेंस है। जब किसी भी कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है, ऐसा कंपाउंड क्या करता है, कायरल कार्बन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इस कार्बन पे क्या है, कायरलिटी है। तो आपको समझना है कि जिस कार्बन के चारों समूह क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे कार्बन जहां दिख जाएं जिनमें कायरलिटी डियर उपस्थित हो, ठीक है, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो आपको इसको समझ जाना है। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें जो है कई प्रकार हैं। यदि इसको देखा जाए डी लोकेलाइजेशन के जो है रूप में, तो ये डी और एल टाइप का होता है। ठीक है, इसे डी को कहते हैं डिक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और जो यल होता है इसे कहते हैं लीबो रोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, यदि हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए ये दिया गया है आपका C, यहाँ दिया गया है OH, यहाँ दिया गया है COOH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। ठीक है, और ये है डियर लैक्टिक एसिड। क्या नाम है इसका, ये लैक्टिक एसिड है आपका। तो यहाँ देखिए जो आपका COOH समूह है और OH समूह है, ठीक है, जब ये डियर ये इधर जाए, ठीक है, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, या इसे कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। जब COOH क्या हो जाए, इधर आ जाए, ठीक है, और मान लीजिए OH अब क्या हो जाए, इधर आ जाए, तो जब वाम ध्रुवण घूर्णक होता है यानी लीबो रोटेटरी होता है, तो OH क्या होता है, इधर आ जाता है, और COOH उधर आ जाता है। तो इस प्रकार से जब रोटेशन होता है डी लोकल, और यहाँ देखिए इस कार्बन के पास CH3 H OH चारों समूह क्या है, डिफरेंस है, यानी ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन क्या रख रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन होते हैं वो कहलाते हैं, वो शो करते हैं डियर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समझौता। ठीक है, तो प्रकाशिक समझौता होने के लिए ये जरूरी है कि उसमें कायरलिटी होनी चाहिए, यानी वो कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन। ठीक है, जैसे हमने लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया और हमने बताया कि इसमें डी और यल यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या लीबो रोटेटरी वाम ध्रुवण घूर्णक दोनों की विशेषताएं रखता है। जब ये दाईं तरफ घूमता है तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब ये बाईं तरफ घूमता है तो उसे कहते हैं आपका वाम ध्रुवण घूर्णक या लीबो रोटेटरी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप को आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आप इसको कायदे से जो है समझ लीजिए। ठीक है, ये जटिल नहीं है डियर, बस इसको केवल आप आसानी से समझ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।